दोहा में एक बिल्डिंग जहां हमास के लीडर्स बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, उसी बिल्डिंग पर एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर बम मारा गया। क्या इजराइल अमेरिका के बिना ही आगे बढ़ना शुरू कर चुका है? क्या इजराइल अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो चुका है? ट्रंप और नेतन्याहू की काफी बहस हुई है फोन पर। फीफा को कराना कोई आसान बात नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयोजन में से एक होता है। ट्रंप रिसेंटली ही कतर गए थे और बड़ी आओ भगत हुई थी जी। उसके बाद वहां उनको बोइंग गिफ्ट में भी दिया गया, जब हमारे नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पर जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 5 हमास के लीडर्स मारे भी गए। दोस्तों, इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया है और उसके थोड़ी देर बाद ही यमन पर भी हमला किया गया इजराइल के द्वारा। 35 लोगों के मारे जाने की खबर यमन से भी आई है। अब यमन पर हमला सब समझते हैं कि हुतीज पर हमला बोला गया। हुतीज और इजराइल की पुरानी लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन जो बात अभी तक बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही वो है कि कतर पर क्यों हमला बोला गया। कतर अमेरिका का दोस्त है और इजराइल एक तरह से एक्सटेंडेड अमेरिका ही मान लीजिए, तो कैसे उस दोस्त पर हमला बोला, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग कतर को हल्के में ले रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। कतर की राजनीति दोहा है। दोहा ने कुछ दिनों पहले फीफा 2022 का आयोजन करवाया था। फीफा को कराना कोई आसान बात नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयोजन में से एक होता है। ये वही दोहा है जिसमें हाल ही में जब ट्रंप आए थे मिडिल ईस्ट की यात्रा पर, तो उन्हें हवाई जहाज भेंट में दिया गया। ये वही दोहा है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए गए करीब $400 मिलियन के बोइंग को ट्रंप ने एज अ गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लिया था और उसी दोहा में गिराए गए हैं बॉम्ब्स। किसने गिरा दिया? नेतन्याहू ने गिरा दिया, यानी इजराइल ने गिरा दिया। लेकिन इसमें ट्रंप का भी हाथ है और इसीलिए कहा जाता है अमेरिका की न दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी अच्छी। दुश्मन फिर भी अमेरिका का एक बार को बच सकता है, लेकिन जो इससे दोस्ती करता है अमेरिका उसको पहले लपेटता है। अब किस लिए गिराया? क्योंकि वहां हमास के टॉप लीडर्स की मीटिंग चल रही थी कतर में और लगभग 5 हमास के लीडर्स मारे भी गए। अब सोचने की बात यह है कि ट्रंप रिसेंटली ही कतर गए थे और बड़ी आओ भगत हुई थी जी। उसके बाद वहां उनको बोइंग गिफ्ट में भी दिया गया, वो भी एक तरह से जैसे किसी गुंडे को दुकान वाले हफ्ता देते हैं ना, उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई हमारी दुकान सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके टाइम पे हफ्ता पहुंचने के बाद भी ये अटैक क्यों हुआ, ये सवाल कतर ने अमेरिका से भी पूछा। अचानक क्या हुआ कि आपने हम पर ही गोला मार दिए? आपको बता दें कि कतर की इमेज एक बिचौलिए की इमेज है, यानी एक आर्बिट्रेटर की इमेज रही है, जो हमेशा से दो लड़ने वाले मुल्कों में सुलह कराने सबसे पहले पहुंचता है, खासकर मिडिल ईस्ट के एरिया में। और ईरान और इजराइल के झगड़े में भी कतर मध्यस्थता कर रहा था। बावजूद इसके कुछ दिनों पहले उसको पहले ईरान ने ठोका और अब इजराइल ने ठोक दिया। मतलब एक देश दोनों तरफ से पिट रहा है। अब ये हो कैसे सकता है? मतलब बिचौलिया पिटता है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी होता आया है, पर ग्लोबल लेवल पर, कंट्रीज के लेवल पर ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। अब आपको बताता हूं इस केस में कैसे अमेरिका मक्कारी कर रहा है। अब ट्रंप से जब कतर ने पूछा तो ट्रंप का जवाब देखिए। ये बोलता है आई एम नॉट थ्रिल्ड, यानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आपको बता दूं ये ट्रंप मोहल्ले का वही गुंडा है जिसको बस पता लगना चाहिए कि इस दुकान के अंदर बहुत सा माल रखा हुआ है, तो पहले तो ये प्यार से उसे वसूलता है और जब टाइम से हफ्ता दे भी दिया जाता है तो उसके बाद भी दादागिरी से मार पीट कर लूटता रहता है जब तक दुकान खाली ना हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब आप इस पूरे कांड में अमेरिका का खेल देखिएगा। अब ट्रंप को एक तो चाहिए नोबेल पीस प्राइज, तो पहले ये इजराइल से बोला कि जाओ इजराइल पहले जाकर हमला कर दो, बम गिराओ कतर पे, फिर मैं कतर को शांत करवाऊंगा, नया क्रेडिट ले लूंगा कि मैंने इजराइल और कतर के बीच में शांति करा दी और इसी तरह से नोबेल पीस पुरस्कार के लिए मैं फिर से एक बार मैदान में आ जाऊंगा, एक बार फिर से दावेदार बन जाएंगे ट्रंप। लेकिन ये तो एक बहुत छोटा सा कारण है, इसका खेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब समझिए कि क्या अमेरिका की ये कोई चाल थी, कोई कतर पर गोला पड़वाना, या अमेरिका का एक फेलियर था? क्या इजराइल अमेरिका के बिना ही आगे बढ़ना शुरू कर चुका है? क्या इजराइल अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो चुका है और वो खुद की मर्जी से किसी भी देश पर गोला दाग रहा है? क्योंकि अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि इस सब के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की काफी बहस हुई है फोन पर। लेकिन मेरा मानना कुछ और है कि ये सब एक दिखावा है, एक झूठ दिखाया जा रहा है जिससे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट साफ ना हो पाए।
ये सारी बातें आज के विश्लेषण में हम लोग करने वाले हैं। इजराइल में जो सरकार बैठी है और गाजा में जो हमास बैठा है, दोनों कैप्टिव्स को लेकर, उन इजरायली बंधकों को लेकर एक समझौता की बातचीत बहुत समय से चल रही है, पर वो समझौते पे आ नहीं पा रहे हैं। समझौते पर पहुंचने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी नाकाफी रहा। जब से 7 अक्टूबर वाला हमला हुआ है, तब से इजराइल और गाजा का युद्ध चलता आ रहा है। अच्छा, इस बीच में हमास को सपोर्ट करने के चक्कर में ईरान का और नुकसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि ईरान के उकसाने पर ही हमास एक्टिवेट हुआ था। तो पहले तो इजराइल ने हमास को ठोक दिया, उसके बाद इजराइल ने ईरान को भी ठोका। अमेरिका पीछे पीछे आ गया, उनके ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को उड़ाकर चला गया। मतलब जहां पर इनके न्यूक्लियर बम बन रहे थे, उसको टारगेट करना मेन मकसद था। ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देना है किसी भी कीमत पर, यह अमेरिका का मोटिव है। अब उस हमले से ईरान का हिसाब हो गया। इसके बाद में बात करते हैं कतर की। कतर में 10,000 अमेरिकी किसी भी समय मौजूद रहते हैं। मतलब अमेरिका का कतर के अंदर एक एयरबेस है। कतर अमेरिका का ऐसा समझिए मिडिल ईस्ट में सबसे निकटतम, सबसे क्लोज फ्रेंड है। और कतर देखने में भले ही थोड़ा छोटा लगता हो, लेकिन ये छोटा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर के अंदर अगर इनका पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार है कतर। बहुत पैसा है, तेल गैस बेचकर कतर ने खूब पैसा कमाया है। तो पार्टी मोटी है साहब। कतर हाल ही में जब ईरान और इजराइल का मामला छिड़ा था, तब ईरान की तरफ से भी मिसाइल झेलने वाले देशों में रहा था। अब ईरान ने क्यों हमला किया था जानिए। क्योंकि ईरान ने कहा था कि अमेरिका का जो बेस है कतर में, जहां 10,000 सैनिक रहते हैं, मैं उसे टारगेट करूंगा। इसलिए तो ईरान ने कतर पर हमला किया था। और अब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में बिल्कुल टारगेटेड अटैक्स किए। इजराइल ने इस चीज में तो अब महारत हासिल कर ली है कि जिस जगह कोई उसका दुश्मन बैठा है, वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर मार सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो ईरान के अंदर बैठा हुआ इस्माइल हनैया हो या कहीं और कोई और हो, वो सबको एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर मारता है। अच्छा, तो कतर अपने तेल और गैस के कारण दुनिया के उन टॉप के देशों में भी शुमार है जिनके पास तेल और गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। और एक बात, अल जजीरा न्यूज चैनल आपने सुना होगा, वो भी कतर की ही सरकार चलाती है। हालांकि ये एक प्रोपागेंडा रन करने के लिए ज्यादा फेमस है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक मजबूत न्यूज चैनल में इसको माना जाता है, अल जजीरा को। तो अल जजीरा एक तो हमास हितैषी बताया जाता है। इसी कारण से इजराइल में अल जजीरा बैन है। इजराइल हो या फिर कश्मीर का मामला हो, अल जजीरा अपने द्वारा कुछ पार्शियल रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि एक पक्ष की ही बात करता है, दूसरे की बात नहीं करता। इस वजह से इसकी इमेज भारत में भी कोई खास अच्छी नहीं है, यहाँ भी इसको खराब ही माना जाता है। आप कुछ सपोर्टर्स इसके जरूर मिलेंगे भारत में, वो आप सब जानते हैं। लेकिन ये देश एरिया वाइज मिडल ईस्ट में थोड़ा छोटा है। इसके पास सभी देश काफी बड़े हैं एरिया में, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब वगैरह। तो कतर ने सोचा कि अगर बिचौलिया बन जाऊंगा तो शायद मेरी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी। इसने ऐसी दो पार्टीज को जो भी कॉन्फ्लिक्ट में हो, उनको अपने घर बैठाकर सुलह कराने शुरू कर दी, जिसके चलते अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के जो निकला, वो भी इस कतर के अंदर ही मीटिंग हुई थी। मतलब एक तरह से ये समझिए दुनिया में मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ है, तो वो ऐसे में कतर को याद किया जाता है कि भाई आप अपने यहाँ बैठाओ लोगों को, दोनों पार्टीज को, और जो है बातचीत कराओ। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भी जो है कतर ने मध्यस्थता करी। उन्होंने बुलाया था पुतिन को भी कि बताइए जी कैसे सुलझाए। तो ये सब बताने के पीछे कारण ये है कि अब आप समझ गए होंगे कि एक बहुत बड़े वाला बिचौलिया है। कतर भारत के लिए भी चर्चा में रहा था जब हमारे नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पर जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भारत सरकार के इंटरफेरेंस के द्वारा उनमें से अधिकतम को छुड़वा भी लिया गया। भारत की उसमें एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानी गई थी। अब कतर को आप समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं इजराइल के इस हमले की। ये जो तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, असल में ये कतर के ही अंदर, कतर की राजधानी दोहा में एक बिल्डिंग, जहां हमास के लीडर्स बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, उसी बिल्डिंग पर एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर बम मारा गया। अब आपका दिमाग एकदम फिर से घूमना चाहिए कि हमास के लीडर कतर में क्या कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि हमास का बाकायदा ऑफिशियल मुख्यालय, यानी कि ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स कतर में है। भले ही हमास गाजा से बिलोंग करता हो, लेकिन हेडक्वार्टर कतर में बनाया हुआ है। अब आप सोचिए कि जिस बिल्डिंग पर बॉम्ब मारा गया वो एज इट इज खड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन डैमेज्ड है, यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर बम फटा।
अब या तो ये पहले से ही प्लांटेड हो या कोई मिसाइल मारी गई हो, वो अलग चीज है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन हमास ने इस हमले के बाद क्लेम कर लिया कि हमारे 5 नेता मतलब 5 अधिकारी मारे गए और इजरायली सेना खुलकर बाहर आती है और कहती है कि हमने मारा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद आगे आकर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, ये हमने किया। हमास की तरफ से जो मुख्य वार्ताकार थे वो थे खलील अल हया। खलील अल हया जो है वो जब से टॉप लीडरशिप हमास की मरती आई है, यानी अभी कोई लीडर नहीं है, तो तब से इसको लीडर माना जा रहा है, एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है एज ए लीडर। तो अकॉर्डिंग टू इजराइल उन्होंने इसे मार दिया है इस हमले में, लेकिन हमास का मानना है कि अभी भी जिंदा है। अब ये थी कतार में इस अटैक की कहानी। अब सुनिए इंटरेस्टिंग पार्ट। 8 तारीख के दिन यानी इसी 8 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसमें वो हमास के लीडर से कहते हैं कि आप लोगों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जल्दी से सीज फायर का कोई प्लान लेकर आइए। और इसी ट्वीट में कहा जाता है कि आई हैव वार्न्ड हमास अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग सीज फायर, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। मतलब जो इजराइल और हमास के बीच में संधि होनी थी उसको लेकर 2 दिन पहले ही यानी 8 तारीख के दिन ट्रंप ने हमास को धमकाते हुए बोला कि या तो मान जाओ, अब मेरी ये आखिरी वार्निंग है, अदरवाइज तुम्हारे खिलाफ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, या ये कहिए कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। 8 तारीख के दिन ये बात होती है। अब शायद हमास खुद नहीं चाहता कि ये वार्ता हो या कोई शांति, किसी तरह की शांति इनके बीच हो। अब इसके कहने के पीछे क्या कारण है? अब जैसे ही ट्रंप इधर ये ट्वीट करते हैं हमास को धमकाते हुए, तो थोड़ी देर बाद 8 तारीख के दिन ही शाम में हमास के आतंकी इजराइल के अंदर घुस जाते हैं, यरूशलेम में पहुंचते हैं और वहां पहुंच के अंधाधुंध एक बस स्टॉप पर गोली चलाने लगते हैं। ये उसी गोलीबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगभग 6 लोगों के मारे जाने की खबर बन जाती है। अब 8 तारीख को सुबह ट्रंप का ये मैसेज आया और शाम को ये हमला हो जाता है। भारत सरकार ने भी इस हमले की निंदा की थी। अब इजराइल इस हमले से तिलमिला उठा और उसने बोला कि ये हमला 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला था। तो होता यह है कि इजराइल को हमास लीडरशिप की खबर मिलती है और वो इन्हें कतर में उड़ा देते हैं। अब लेकिन यहाँ कतर पहुंच जाता है अमेरिका के पास कि सर आपने ये होने कैसे दिया, आपके बिना तो इजराइल चलता नहीं है। अब जिस पर ट्रंप ने ये भी बोला कि इट इज नॉट माई डिसीजन, यानी ये मेरा फैसला नहीं था। लेकिन ट्रंप की चालाकी यहाँ पकड़ी जाती है। देखिए ट्रंप का ये ट्वीट भी पढ़िए। ये पहले बोलता है कि अमेरिका ने कतर को हमला होने से पहले वार्न कर दिया था, लेकिन ये झूठ निकला क्योंकि तुरंत ही कतर की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आ जाता है कि अमेरिका का जब फोन आया था तब हमले हो चुका था, यानी धमाके ऑलरेडी सुनाई दे चुके थे। तो यहाँ ट्रंप का पहला झूठ पकड़ा जाता है। और अब इसकी ये लास्ट लाइंस देखिए और यहाँ से आपको एकदम समझ आ जाएगा कि ट्रंप का ये गंदा खेल है क्या। I assured them that such a thing will not happen again on their soil. I have directed Secretary of State Marco Rubio to finalize the defense cooperation agreement with Qatar. तो ये लाइंस में इस पूरे हमले का आपको सार नजर आ जाएगा, आपको अच्छे से वो नीयत समझ आ जाएगी। अब ट्रंप ने कहा कि मैंने आश्वासन दिया है कतर को कि आगे से ऐसा कोई हमला उनकी धरती पर नहीं होगा, और साथ ही मैंने मार्को रूबियो को बोला है कि कतर के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करें। जी हाँ दोस्तों, ये डिफेंस एग्रीमेंट का खेल है पूरा का पूरा। अब क्योंकि कतर एक बिचौलिया है तो वो पुतिन के भी कांटेक्ट में था और अमेरिका को लगा कि कतर अपने हथियार रशिया से ना खरीद ले कहीं, इसलिए ये हमला कराया गया होगा एक तरह से डराने के लिए कि भाई डिफेंस एग्रीमेंट हमसे फाइनलाइज करो, हथियार हम तुम्हें देंगे और उसके बदले में एश्योरेंस है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तो देखा आपने वसूली का ये नया तरीका ट्रंप का। ये था दूसरा बड़ा मेन रीजन इस हमले कराने का। अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं। उसको पता है कि अगर कतर फ्री में ही $400 मिलियन का एक बोइंग गिफ्ट कर सकता है तो हथियारों की डील इनसे मोटी रकम लेकर आएगी। और दूसरा ये भी है कि ये कतर जो है बिचौलिया, मैंने बताया आपको, तो इसका और मिडल ईस्ट के देशों पर भी एक अच्छा खासा प्रभाव है, बातचीत अच्छी है। तो इसी के जरिए अब ट्रंप जो है मिडल ईस्ट के देशों को अपनी तरफ लुभाने की एक कोशिश कर सकता है कि भाई मैं इसके साथ तुम लोगों को भी प्रोटेक्शन दूंगा, क्योंकि उधर जो है अब भारत, चाइना और रशिया ये साथ आ रहे हैं। ब्रिक्स के एक साथ इकट्ठे होने के बाद ट्रंप ने ये कदम उठाया है
कि किसी तरह से मिडिल ईस्ट से पैसा लूटो, इनको अपनी तरफ लो। उम्मीद करता हूं आपकी समझ आया होगा ये पूरा खेल, और अच्छा लगा हो एनालिसिस तो इसको शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि कतर के सामने अब क्या ऑप्शन है, उसको क्या करना चाहिए कतर को ऐसे में। जय हिंद।